नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में निफ्टी बैंक को कल हमने रिकॉर्ड हाई से बस थोड़ा सा पहले रुकते हुए देखा। हालांकि इंट्रा डे में 0.1% की ही दूरी रह गई थी क्लोजिंग, लेकिन कल रिकॉर्ड हुई थी। तो आज फिर से नजर है। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआती थोड़ी सी बाजार में उठापटक है। निफ्टी फिर से सुधार के साथ हम देख रहे हैं कि 18,400 के आसपास आ रहा है। निफ्टी बैंक भी अब हल्की सी कमजोरी वहां पर रह गई है। 44,050 का स्तर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं निफ्टी बैंक के नए रिकॉर्ड बनाने का, नए शिखर पर पहुंचने का। उसके बाद हम बड़े एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए यहां से रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से शेयर में आपके लिए मौके बनेंगे। लेकिन बाजार के पहले एक बार जरा आपको ब्रॉडर दायरा जायजा दे देते हैं, क्योंकि आज पूरी तरह से तेजी का माहौल है। अगर आप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को देखिए तो नतीजों के दम पर क्या जबरदस्त तेजी हो रही है। और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आए हैं, चाहे वो रेप्रो हो, चाहे वेसुवियस हो, चाहे वो स्किपर हो, कैंटेबिल हो। ये तमाम आप शेयर देखेंगे, ये आपको 8%, 10%, 15, 20% चलते हुए दिखाई देंगे। तो बाजार में, ब्रॉडर मार्केट में कोई चिंता नहीं है। इंडेक्स को आप मत देखिए, नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले आज बाजार में है 3 बढ़ने वाले शेयर। अगर हम निफ्टी की बात कर लें तो डिवीज लैब, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, इन्फोसिस, ये 5 ऐसे शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा तेजी है, कहीं भी 2% से ज्यादा की तेजी नहीं है। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है 1% नीचे। अगर एचडीएफसी बैंक अगर यहां से संभल जाए, यहां से सुधर जाए, तो बाजार की रंगत कुछ और होगी, क्योंकि निफ्टी बैंक में अकेले 30% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का 20% का वेटेज है, आईसीसी बैंक का। अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं ये। तो इंतजार कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से भी रिकवरी आए और बाजार यहां से फिर ऊपर की चाल दिखाए। लेकिन आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर आपको अपना व्यू शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं द स्ट्रीट्स के कुणाल राम भी और शेयर इंडिया के रवि सिंह भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे निफ्टी बैंक को लेकर जानना चाहेंगे कुणाल, क्योंकि हमने लगातार तेजी देखी है और अगर हम मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो 6,000 अंकों की एक तरफा रैली बाजार में ऑलरेडी आ चुकी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आपको लगता है कुणाल की कोई हर्डल्स हैं, कोई बाधा है, या फिर नए शिखर पर तो मान लेना चाहिए? क्या यहां से आपको लगता है तेजी की रफ्तार बनी रहेगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो अगर हम बैंक निफ्टी की पहले बात करें तो जिस तरह आपने बताया, यस, एक्सट्रीम लोअर लेवल से हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी है। इनफैक्ट ये आप रैली देखिए तो क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनाए हुए डेली चार्ट में भी अभी भी ये कंटिन्यूएशन में है। एक थोड़ी-सी समस्या ये लग रही है मार्केट में, जो है 14th दिसंबर का हाई जो करीब बना था 44,250 का। आज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने 114 का हाई किया और करीब 100 पॉइंट ऑल टाइम हाई से दूर है। तो शायद यहाँ पे थोड़ी-सी मुनाफा वसूली प्रीवियस हाई को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट अब बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे भी अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर किसी ने एक्सट्रीम लो लेवल पे बाइंग की होगी तो यहाँ पे थोड़ी-सी मुनाफा वसूली डेफिनिटली कर सकते हैं। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो करीब 40 सिलसिला भी शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है और इस बीच पहला सवाल हमें मिला है व्हाट्सएप पर जनार्दन जी का। इनका सवाल है केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर 500 शेयर्स इन्होंने 263 पर लिया हुआ था और अभी मुनाफा, इनको नुकसान हो रहा है 240 के आसपास। ये स्टॉक कारोबार 247 के पास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक हम देख रहे हैं ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, एक रेंज में ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब व्हाट्सएप पर आया ड्यूरेशन तो हमें नहीं पता कि कितना समय ये दे सकते हैं, बट रवि आप सजेस्ट करिए क्या राय होगी केएनआर कंस्ट्रक्शन में आपकी? पूजा जी, केएनआर कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर का है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 240 के स्टॉप लॉस से अभी थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पर रोक कर रखें। वापस अगर ऊपर में भाव देखते हैं तो 270 तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं और वो आते हैं तो एक बार को यहाँ पर तुरंत एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लेंगे आशीष का। ट्विटर के जरिए ये सवाल हम ले रहे हैं और ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर इनके पास है 1000 की संख्या में, लेकिन जो भाव मेंशन किया है, क्योंकि आजकल लगातार ऐसे दर्शक आ रहे हैं जिनके पास बहुत ही लोअर लेवल्स के शेयर हैं, बहुत लंबी होल्डिंग है और ये तो 15 रुपये का भाव मार्क कर रहे हैं। लेकिन अगर चलिए इसको मान भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम चेक ज़रूर करेंगे।
हालांकि हाल फिलहाल अगर हम फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे कमज़ोर आए, सिप्ला के नतीजे कमज़ोर आए और उसने पूरे फार्मा सेक्टर में जो एक जान लौटती दिख रही थी उस पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लगाया है। लेकिन रवि, ग्लेनमार्क आपका क्या व्यू होगा इस शेयर को लेकर? क्या जिनके पास हैं वो इसमें बने रहें या फिर आपको लगता है कि अब चूंकि लोअर लेवल से शेयर ठीक ठाक चल गया है, 450 रुपये के भाव से हम देख रहे हैं कि अब 600 रुपये के ऊपर के भाव हैं, तो क्या जो लोअर लेवल वाले लोग हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर देखते हैं तो इस स्पेस में इस स्टॉक ने एक साल में 55% की रैली दिखाई है, 3 महीने में 40% बढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए तो इसमें अपवर्ड मूव आया है। और अगर आपको यहाँ पर अभिषेक जी याद हो तो इसको मैंने आपके जो वीआईपी स्टॉक होता है उसमें भी रिकमेंड किया था, लगभग 400 और 360 के आसपास जब ये लेवल चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल डबल हो चुका है वहां से प्राइसेस, अभी भी मोमेंटम बनता है। तो आप एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा करके आप 540 का स्टॉप लॉस, 560 का स्टॉप लॉस लगा के आप अभी भी 680 के लिए वेट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर जिन लोगों ने थोड़ा लोअर लेवल पे यानी जिन्होंने 400 440 की रेंज में बाय किया, उनको कम से कम 50% यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो मैंने बताया उसको होल्ड रख के 680 के टारगेट के लिए इंतजार किया जा सकता है। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा होल्ड करने की राय। अगला सवाल है अहमदाबाद से अशोक जानी जी का, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, यस बैंक का मेरे पास 250 शेयर है, करीब 20 रुपये के हिसाब से, तो अब उसका क्या करें? और दूसरा सवाल है, आपने हेलो, पटेल इंजीनियरिंग का शेयर लेने का लेवे या नहीं लेवे? जी, कब लिया था? हेलो, कौन सा बैंक? यस बैंक। जी, दूसरा कौन सा स्टॉक लेना है आपको? यस, पटेल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए आपको दोनों पर राय दिलवा देते हैं। पटेल इंजीनियरिंग ये भी 27 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है फिलहाल। हाल फिलहाल में हमने देखा पटेल इंजीनियरिंग में ऑर्डर विंग की काफ़ी सारी खबरें भी आई, स्टॉक फोकस में था, बट ज़्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं पटेल इंजीनियरिंग में। लेकिन पहले यस बैंक पर राय दिलवा देते हैं। 20 रुपए के आसपास इन्होंने लिया हुआ था, अपने हाइस के पास ही कह सकते हैं। जब यस बैंक में एक तेज़ी आई थी तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, एक बाउंस का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यस बैंक में। कुणाल, आपकी राय बताइए। यस बैंक फंडामेंटल अभी सुधार में तो काफ़ी समय लगेगा, हालांकि मैनेजमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बहुत समय लग सकता है। न्यूज़ बेस्ड एक्शन ही दिखाई देता है इसमें यस बैंक में। अभी क्या करें? इन्हें किसी उछाल का वेट करना चाहिए? और अगर उछाल दिखता है तो आपको कौन से लेवल सही लग रहे हैं एग्जिट करने के लिए, अगर एग्जिट करना हो तो? सी ऑनेस्टली यस बैंक के अगर हम डेली या वीकली चार्ट की भी बात करें तो वहाँ कोई ट्रेंड तो बना हुआ नहीं है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन करीब जुलाई 2020 से लेके अब तक दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम जिस तरह एक बीच में बड़ा सा मैसिव स्पाइक आया था, इसमें जो छोटे छोटे से स्पाइक बने हुए हैं उसमें एक लेवल नजर में आ रहा है, वो है 18.60 रुपया। अगर ये काउंटर 18.60 रुपये के ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम कैचअप होगा। आई थिंक आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस, और मैं एडवाइस भी यही करूंगा कि इस काउंटर से दूर रहें जब तक इसमें फॉर्मेशंस नहीं हो रहे हैं, जब तक इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। इससे दूर रहने की सलाह होगी। 18.60 रुपया के ऊपर शायद 21 रुपए तक का 21 रुपीज तक का एक बाउंस मिल सकता है। शायद उसमें एक बार एग्जिट कर लें या फिर तभी एक बार फिर से रीविजिट करें। अभी जो पोजीशन बनी हुई है उसमें 14.20 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर ये काउंटर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो यस बैंक में लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं, कोशिश करिए एग्जिट करने की स्टॉक से, कोई भी उछाल आपको मिलता है तो। अगला सवाल इन्होंने पटेल इंजीनियरिंग पे पूछा था, ये स्टॉक इनको लेना है। रवि, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? कंस्ट्रक्शन स्पेस में स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में शानदार रनअप हमने देखा, ऑर्डर विंग की भी काफ़ी सारी खबरें आई, नतीजे भी जो देखे हमने काफ़ी शानदार थे। और अभी स्टॉक्स अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है, करंट लेवल पर एंट्री लेने की सलाह देंगे? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो पूजा जी इसमें काफ़ी मोमेंटम कम रहता है, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल आपने सही कहा। अगर पूरे स्पेस को यहाँ पर देखते हैं, मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 2181 करोड़ का है। कंपनी ने प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छे दिखाए हैं और 80-84 करोड़ के करीब का प्रॉफिट
दिखा है, 171% प्रॉफिट बढ़ा है, वो रैली मेरे ख्याल से शायद निकल चुकी है। तो थोड़ा सजेस्ट करूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, और अगर परचेज करना है तो मुझे लगता है कि 22 और 23 के लेवल थोड़े ज्यादा अट्रैक्शन होंगे, क्योंकि अपसाइड का टारगेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है। 32 के आसपास आके स्टॉक थक जाएगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। अभी फिलहाल इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं है। क्या नया निवेश करने की सलाह नहीं है? पटेल इंजीनियरिंग के शेयर में रवि की ये राय। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से राजेंद्र हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आपके पास कौन सा शेयर है सर? सर मेरे पास लेटेंट का शेयर है जी। 220 शेयर ले रखे हैं, 400 रुपए की इसकी एवरेज है मेरे। 400 यानी कि आपने क्या 1.5-2 महीने पहले शेयर लिए? नहीं सर, ये पुराने लिए हुए हैं, साल भर हो गया मुझे लिए हुए। साल भर हो गया? हाँ। अच्छा ठीक है। लेटेंट व्यू डेटा एनालिटिक्स वाली कंपनी है रवि, और हमने देखा था कि नवंबर दिसंबर शायद 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। 1.5 साल के आसपास लिस्टिंग को हुए, लेकिन लिस्टिंग के बाद से कभी बहुत खुश होने का मौका नहीं दिया निवेशकों को। अगर आप देखें तो भाव 700 से गिर के आधे से भी कम इसका हो गया है। रिजल्ट्स जो आए थे हाल फिलहाल वो भी कमज़ोर रहे थे। अगर आप तुलना अगर करेंगे, क्योंकि हम उम्मीद ये करते हैं कि जो यहाँ पर हाई बीटा है, जो मिड कैप स्मॉल कैप में है, वहाँ पर थोड़ी सी ना ग्रोथ तेज़ होने की उम्मीद होती है। लेकिन निफ्टी जहाँ साल भर में हम देख रहे हैं कि 12-13% चला है, लेकिन ये शेयर 15-20% वहाँ से भी नीचे आ गया है। आपका क्या व्यू है लेटेंट व्यू को लेकर? क्या आपको लगता है कि अब वैल्यूएशंस ठीक हैं? क्योंकि इसके वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स थे, तो क्या वैल्यूएशंस ठीक हैं उसके साथ जाएं, या फिर जो रिजल्ट में जो टेंशन है वो ज़्यादा भी इम्पैक्ट करेगी शेयर को? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत कैलकुलेटिव बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहता है कि इस स्टॉक में फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट, या फिर जिन लोगों ने पोजीशन रखी है उनकी पोजीशंस थोड़ी लंबी खिंच सकती है। यानी कि 8 महीने तक रखते हैं तो शायद थोड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन 350-55 के आसपास आके स्टॉक वापस से थकता हुआ नजर आएगा। 43 के पीई पे चल रहा है, 7-7.5 का ईपीएस है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दमखम नहीं दिखता। तो अभी, और चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि निफ्टी के अगेंस्ट में अगर रेशियो देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, और ज्यादा अच्छा होगा अगर रिवर्सल इंडस्ट्री देखनी है, यानी कि वापस पुल बैक वाले स्टॉक्स को फोकस करना है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर की तरफ फोकस करना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही होगा कि इससे एक बार को निकल जाइए, और 2 स्टॉक डिफेंस में है, मैस्डॉक है या फिर PE है, आप उनको फोकस करें, उनमें अच्छे रिटर्न्स और आपके लॉस की रिकवरी जल्दी हो सकती है। तो लेटेंट व्यू से निकल जाने की सलाह है, क्योंकि अभी भी इसके जो वैल्यूएशन है वो ठीक नहीं है। लगातार करेक्शन के बाद भी ये करीब करीब 45 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी सी चिंताएं हैं अभी वैल्यूएशन को लेकर। शायद थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो डिफेंस स्टॉक्स में आपको शिफ्ट करने की सलाह है। और हम देख रहे हैं कि ये सरकार का लगातार जोर भी है स्वदेशीकरण पर, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर डिफेंस में सरकार का जोर है, और लगातार ऐसी लिस्ट्स आती हैं जिसको कि इंपोर्ट बैन में अब डाला जाता है। यानी कि सरकारी जो देसी कंपनियां हैं उनसे ही वो इक्विपमेंट्स या फिर उपकरण वो खरीदे जाएंगे। तो आपके लिए बढ़िया मौका बन सकते हैं, और डिफेंस स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। चाहे आप HAL को देख लीजिए, मिश्र धातु को देख लीजिए, तमाम ऐसे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं पास्ट में, और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। आगे बढ़ेंगे, शाह नवाज का सवाल लेंगे उत्तराखंड से। ये भी ट्विटर के जरिए आया है, और इनके पास है इंडिया बुल्स हाउसिंग के शेयर 620 के भाव पर, 620 शेयर हैं 113 रुपये के भाव पर। इनके भाव के आसपास ही होना चाहिए, बिल्कुल इनके भाव के आसपास ही, 115 रुपये के आसपास का भाव है इंडिया बुल्स हाउसिंग। इस पर आपका क्या व्यू होगा कुणाल? हाल फिलहाल तो हम देख रहे हैं थोड़ी स्थिरता के संकेत ये दे रहा है। अभी आपको लगता है कि यहाँ से तेजी होगी, अभी होल्ड करना चाहिए? अभिषेक, मुझे ये काउंटर बहुत ही पसंद है, बिकॉज मेरी चॉइस मार्केट में जनरली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ज्यादा होती है। अगर हम इसके प्रीवियस बॉटम की बात करें तो मार्च 2020 में इस काउंटर ने करीब 85 रुपीज का बॉटम बनाया था। उसके बाद जुलाई 2022 में काउंटर ने 91-92 का बॉटम बनाया था, और रिसेंटली दैट इज ऑन 27th ऑफ मार्च इस काउंटर ने फिर से 92 का बॉटम बनाया था। और अगर इसकी हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये अभी भी पॉजिटिव रुझान में मुझे बॉटम पे मिल रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, डेफिनेटली इसमें होल्ड की जा सकती है पोजीशन अगर हमारे व्यूअर्स की है तो। अगर डेली चार्ट पे आते हैं तो एक फ्लैग फॉर्मेशन दिखता है, और वो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है 118 रुपए पे। अगर ये काउंटर 118 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक 128 से 130 तक के शॉर्ट टर्म व्यू देखने में, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी ले सकते हैं। पोजिशनली मुझे ये काउंटर कंप्लीटली बॉटम आउट लग रहा है। फर्स्ट ब्रेकआउट होगा 117 का, पहला टारगेट होगा 128 का, और उसके बाद हम फिर से ऐसे रिविजिट करने की सलाह देंगे।
ओके, ठीक है। तो ये है राय इंडिया बुल्स हाउसिंग पर। अगला सवाल फेसबुक पर आया है गुजरात से कपिल जी का। कोहिनूर फूड्स है इनके पास, 1000 शेयर्स 125 पर लिया हुआ है। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी, काफ़ी ऊपरी स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है और स्टॉक में इस वक्त तो इनको नुकसान ही हो रहा है। बहुत छोटी कंपनी है, केवल 147 करोड़ का मार्केट कैप हमें दिख रहा है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा नहीं है स्टॉक में। रवि, कोहिनूर फूड्स कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? नुकसान तो भारी हो रहा है इन्हें। देखिए, यहाँ पर पूजा जी अगर फंडामेंटल भी देखें या फिर मैं टेक्निकल भी देखने की कोशिश करूँ, दोनों में कहीं से भी ये स्टॉक थोड़ा फिट नहीं बैठता है। तो मेरा राय यही होगा, 40 रुपए के पास आपको अदर ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं, आप अच्छे स्टॉक्स चूज करिए। और ईटी स्वदेश में हम लोग हमेशा अच्छे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर आप इन काउंटर्स की तरफ जाएं तो आप देखें इसमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा लगता है इसकी जगह अगर आप IDBI बैंक को शामिल कर ले, 54 रुपए के पास चल रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बट इसमें बहुत कम रिकवरी के चांसेस है। तो बेटर होगा आप IDBI बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाएं, उसका 65 का टारगेट है और अच्छा खासा रिटर्न है। तो मुझे लगता है आपकी लॉस की थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी। बाकी आप ईटी स्वदेश को टाइम टाइम पे फॉलो करें जिससे कि अच्छे स्टॉक्स खरीद सकें। ठीक है, तो कोहिनूर फूड से आप निकल के IDBI बैंक में शिफ्ट कर जाइए। ये बिल्कुल कोहिनूर की तरह सलाह है रवि की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से राजीव झा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजीव, आपके पास कौन सा शेयर है, क्या सलाह चाहिए? नमस्कार, मेरे पास ना इन्फोसिस के 500 शेयर है 1400 के रेट से। इसका क्या फ्यूचर है? 1400 रुपए के भाव पर। रवि, आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो भाव है ना 1400 वाला, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ले रखा है इन्फोसिस को, और अगर हम यही विप्रो की बात करें तो ये भाव 400 का हो जाता है। तो 1400 और 400 वाला कॉम्बिनेशन जो है ना, आप ज़रा इन्फोसिस के बारे में बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी संभलने की कोशिश तो कर रहा है इन्फोसिस। 1269 रुपये के आसपास का भाव आ गया है, लेकिन अभी जो अमेरिका को लेकर जो टेंशन है, क्योंकि वहाँ से इनकी ज़्यादातर आय आती है, एक वो कंसर्न्स लगातार बना हुआ है। अभी भी वहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही कन्विक्शन वाले आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं जिससे हम ये कह पाएँ कि शायद वहाँ पर अब US फेड अब ब्याज दरें बढ़ाना छोड़ देगा, उस पर पॉज कर देगा या फिर कट कर देगा। ये सारी चीज़ें अभी हैं US में, और टेंशन पूरी की पूरी इन्फोसिस के लिए इंपोर्टेड है। भारतीय बाजार में कोई खास टेंशन है नहीं इनके लिए। आप बताइए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यहाँ पर अभिषेक जी, मैं इस हिसाब से आपको इस पे बहुत चर्चा मैंने इन्फोसिस पे की है और आपके साथ भी बहुत चर्चा हुई है। पहला तो ये कि देखिए, इस समय IT कंपनी का जो भविष्य है वो अगले 6 महीने तक थोड़ा सा अंडरटोन रहेगा और बहुत ज्यादा आपको अपवर्ड मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आदमी निकल नहीं पाता है। अगर ऊपरी लेवल पे देखें, 2500 पे भी बहुत से लोगों ने खरीदा, 2200 पे खरीदा, आज 1200 रुपए आ गया, लेकिन निकलना मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन मैं समझ सकता हूं। आपको इस समय मैं रैंकिंग के हिसाब से बता देता हूं और बाकी और दर्शक भी इस चीज को समझ सकें। देखिए, इन्फोसिस अभी 1000 रुपए के आसपास तक का करेक्शन पे रहेगा और 1000 के नीचे अब जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब बहुत कम का मतलब है सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी बनती कि ये 1000 के नीचे सस्टेन करे। अब जो रेंज बनती है वो 1000 से लेके 1400 के बीच में रहेगी। तो थोड़ा बहुत पुल बैक बार बार देखने को मिलेगा। अगले 2 क्वार्टर के बाद से इसकी रैली आपको बन सकती, जो कि वापस से 1600 और 1800 की रेंज तक लेके जाएगा। तो यानी कि आपको इसमें समय देने पड़ेगा 1 साल का। अब इसी को कंपेयर अगर कर लें तो मुझे ऐसा लगता है TCS नंबर 1 पे है जिसमें कि परफॉर्मेंस मिल सकती है, टेक महिंद्रा नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे अगर बात करते हैं तो इन्फोसिस, और नंबर 4 पे आता है विप्रो। तो इस सीरीज में आप पोजीशन को अगर स्विच करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्फोसिस से निकल के आप अगर IT सेगमेंट में ही जाना चाहते हैं तो इन दिग्गज कंपनीज को ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1 मिनट का समय और लूंगा। और अगर IT सेक्टर में किसी का निवेश है तो मुझे ऐसा लगता है छोटी कंपनीज पे फोकस करिए। जेंसर टेक आपके सामने एग्जांपल है और खास तौर से KPIT आपके सामने एग्जांपल है जिनमें अच्छे मूव मिल सकते हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटी कंपनीज को चूज करिए। जिनमें फंसे हुए उनमें इस टाइप की स्ट्रैटेजी करिए कि थोड़ा सा लोअर लेवल पे पेशेंस बनाकर रखिए। और अगर बहुत ज्यादा रिस्क आपको लगता है तो आप एक कम कर सकते हैं कि आप 1500-1400 की हर महीने की अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो एक कॉल को बेच के चलें, जिससे कि आपको 5-7 रुपए का गेन होता रहे। और हर महीने चूंकि स्टॉक आपके पास पड़ा है तो उसके अगेंस्ट में आप अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो थोड़ा जल्दी लॉस रिकवरी हो सकती है। बिल्कुल, तो देखिए हर तरीके से एनालिसिस करके आपको IT स्पेस में राय दे दी गई है। मिड कैप में भी अगर आपको एंट्री लेनी है उसके लिए भी, और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी
बनानी है, तो उसके लिए भी आपको ये सलाह दे दी गई है। चलिए, अब पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, राहुल। राहुल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास LIC का शेयर है, उसकी एवरेज जो है वो 655 रुपये एवरेज है उसकी मैम, तो उसको कैसे मैं देखूँ? जी जी, LIC वैसे काफ़ी निवेशकों को नुकसान हो रहा है इसमें हर लेवल पर ही, और इनकी भी खरीदारी से नीचे आ चुका है। कुणाल, आप सजेस्ट करिए, LIC 650 पर लिया था इन्होंने, ये इनकी एवरेज प्राइस है, इन्होंने तो और भी नीचे के लेवल्स देखे होंगे स्टॉक में, बट हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में स्टॉक एक राइजिंग ट्रेंड पर है, तो उन स्तरों पर अभी इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं LIC पर? अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इस काउंटर में पहली बॉटम बनी थी एंड ऑफ फरवरी में करीब 560 पे। काउंटर ने वो ब्रेकडाउन दिया, इनफैक्ट 527 के लेवल्स बताया और फिर से 560 का लेवल रिक्लेम किया है। सो दिस इज अ फर्स्ट साइन, आई पर्सनली फील, मुझे ये पहला साइन लग रहा है जो काउंटर बॉटम आउट हो रहा है। हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा यहाँ पे, हमें एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा और वो है 540 का। अगर ये काउंटर 540 के नीचे निकलता है तो फिर से एक बार किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें और प्रोबेबली एग्जिट भी करना पड़े। बट अगर ये बॉटम सस्टेन हो जाती है तो आई थिंक हमें नजदीक के समय में 625 से 630 तक के लेवल्स भी दिखे जा सकते हैं। आई थिंक आई एम पर्सनली वेरी बुलिश ऑन द होल इंश्योरेंस सेगमेंट, और ये काउंटर मुझे एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता रहा है। सो यस, आई वुड एडवाइस कि इसमें आप एज ऑफ नाउ बने रहें। ठीक है, शेयर में बने रहने की सलाह है, लेकिन बार बार दर्शक पूछते हैं कि 904 वाला जो भाव है, 890 वाला जो भाव है, वो कब आएगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए सलाह है बने रहने की। इसमें आगे बढ़ेंगे, मनोज का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है स्टील एक्सचेंज के 10,000 शेयर 15 रुपये के भाव पर, और दर्शक ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये रवि सिंह से सवाल, ये जवाब चाहिए। रवि, 15 के भाव पर 10,000 शेयर 16 रुपये 65 पैसे पर है, तो निश्चित तौर पर चूंकि भारी क्वांटिटी में शेयर है तो मुनाफा तो इनको हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े साइज की कंपनी नहीं है, अगर हम स्टील कंपनी को देखेंगे तो उस लिहाज से काफ़ी छोटी है, 1600-1700 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका है, 16 रुपये का शेयर भी है। आप ही बताइए कि ये सही डिसीजन है क्या, ये शेयर में बने रहना? क्योंकि आप क्या सलाह देंगे, निकल जाए इससे, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है इनको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी, 1736 करोड़ का करीब मार्केट कैप है, और थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं तो नंबर्स में जो है वो आपको थोड़ा अट्रैक्शन आगे अब दिखाई दे सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस समय ओवरऑल बॉटम आउट थोड़ा हुआ है, वॉल्यूम थोड़े यहाँ पर वापस से रिकवर किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मोमेंटम है उस मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए। जैसे ये स्टॉक 17 साढ़े 17 के ऊपर निकला, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी निकल सकता है और वापस से 20 और 22 के लक्ष्य की तक आ सकता है, तो जल्दबाजी ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉटम भी मैं देखने की कोशिश करूं तो जो 15 रुपए इनकी खरीद है वो बॉटम टूटने में काफी मुश्किल होगी, और अगर टूट भी जाता है तो वापस रिकवर कर जाएगा। तो ये, लेकिन एक आप स्ट्रिक्ट इस पे ध्यान रख के ट्रेड करिए। मुझे ऐसा लगता है 20 से 21 रुपए के आसपास तक के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं मोमेंट्री यहाँ पर, तो उसका फायदा उठाइए, और जो आपका बाइंग प्राइस है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। मुनाफा डबल भी हो सकता है और काफी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो 20 से 21 का टारगेट एक बार मान के चलिए। ओके, तो 20 से 21 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टील एक्सचेंज पर। ट्विटर पर हमें ऐसे ही कुछ सवाल आया है, मुंबई से जिग्ना जी का सवाल है, और सुजलॉन इन्होंने लिया हुआ था 18 रुपए के ऊपर, बहुत पहले की खरीद लग रही है इनकी ये, क्योंकि वो लेवल पर तो काफ़ी बहुत समय हो चुका, स्टॉक इन स्तरों पर तो नहीं दिखा दोबारा से, और शेयरों की संख्या 265 रुपये के आसपास इन्होंने लिया हुआ था। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब ये भरपाई कब तक होगी, कब तक इनके लेवल्स दिखेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक बार चार्ट्स पर ही राय ले लेते हैं। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे, सुजलॉन में कोई उछाल आपको नज़र आ रहा है जिस पे इन्हें एग्जिट करना चाहिए? आई वुड सिंपली से टेक एन एग्जिट, क्योंकि उछाल की वेट करना, कब तक ये उछाल होगा पता नहीं। ये अगर काउंटर 9 रुपए के ऊपर निकलता है तो शायद एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो मोमेंटम, देयर इज नो ट्रेंड, ओनली टेक एन एग्जिट जितना जल्दी हो सके उतना। और अगर इसी सेगमेंट में किसी, आई मीन नॉट एग्जैक्टली दी एनर्जी सेगमेंट, लेकिन पावर सेगमेंट में अगर एक काउंटर चाहिए तो टाटा पावर में सजेस्ट करूंगा। प्रेजेंटली चल रहा है
211.50 रुपए फ्यूचर्स पे। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा काउंटर दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम आउट काउंटर है, सो वहां से निकल जाइए और शायद यहाँ पे रुकिए। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम भी मिल सकती है और थोड़ी सी लॉस की भरपाई भी हो सकती है। ओके, नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन अब एग्जिट कर लीजिए क्योंकि कोई मतलब नहीं वहाँ बने रहने का। वो लेवल्स तो पता नहीं कब आएंगे। तो अब अगर पावर में ही आपको बने रहना है तो टाटा पावर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वहाँ पर अपना निवेश स्विच कर लीजिए। सूज़लॉन में ज़्यादा कुछ उम्मीदें दिखाई नहीं देती हैं। बार हो रहा है, निफ्टी बैंक है सपाट, नजर है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन फिलहाल 44,061 का स्तर स्क्रीन पर है, यानी कि करीब 100 अंकों की दूरी जब निफ्टी बैंक यहां से तय कर लेगा नया रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन बड़ी बाधा है एचडीएफसी बैंक को लेकर, जहां पर 1% की कमजोरी है, और अगर एचडीएफसी बैंक नहीं चलता है या फिर बाकी स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी नहीं आती है तो थोड़ा सा ये मुश्किल फिलहाल के लिए जरूर लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट आपके सवाल जवाब फिर से शुरू करेंगे। पंजाब से समीर हमारे साथ हैं। समीर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हमारे पास हुडको के 113 शेयर है 52 रुपए के भाव पे। 52 रुपए? 52 रुपए सर पंजाबी में आपने क्या बोला? 52 52 पंजाबी वाला बोलिए ना। 52 52 जी 52। ओके जी। हाँ जी ठीक है, ठीक है। हडको इनके पास 52 रुपए के भाव पर और 113 शेयर इनके पास हैं और भाव इस वक्त है 58। हडको से जो उम्मीदें थी रवि, शायद वो बहुत पूरी नहीं कर पाया। हालांकि जब ये आईपीओ आया था आज से 5-6 साल पहले तो बड़ा उत्साह इसको लेकर था, लेकिन अब बहुत चला नहीं है। इनके भाव से जरूर ऊपर है, लेकिन आगे की राह आप कैसी देख रहे हैं और क्या समीर जी इसमें निवेशित रहे? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि इस समय स्टॉक 58 रुपए के पास चल रहा है, 58-59 रुपए, और ये अभी जा सकता है करीब 65 से 70 रुपए के बीच का। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टॉक भले धीरे धीरे चलता हो, अभी तो बहुत चल गया है, लेकिन 6.5% का डिविडेंड यील्ड भी देता है। तो अगर आप लंबे समय तक रखते हैं तो चोखा ही चोखा है, क्योंकि आपको 6.5% का डिविडेंड यील्ड बैंक में एफडी में रखें, स्टॉक्स में रखें, स्टॉक बढ़ गया तो अलग फायदा, तो वो फायदा भी यहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। 65-70 का टारगेट मैं दे रहा हूँ, उस लेवल पे आता है तो एक बार वापस से ईटी स्वदेश पे कॉल करिए, नहीं तो अभिषेक जी से एक बार वापस कोऑर्डिनेट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय एक बार फिर से राय लेने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल बने रहने की सलाह है। 65-70 के आसपास आ जाए तो इसको आप समीक्षा कीजिएगा, लेकिन आप देखिए लोअर लेवल से ज़रूर ये शेयर रिकवर किया है। हम सारे के सारे 1 महीने, 6 महीने, हफ्ते भर, साल भर, पूरा का पूरा उसका रिटर्न का जो रिकॉर्ड है आपके सामने भी वो लेकर आते हैं और बताते हैं कि शेयर का परफॉर्मेंस रहा कैसे है, तो आपको अंदाज़ा भी लग जाता है कि कैसी सेहत है अभी कंपनी की। लेकिन हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी की ABCD भी लेकर आते हैं और वहाँ पर बारीक जो बातें हैं उसको बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं। विश्वमोहन फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए आज क्या है खास? आज कमोडिटी की ABCD में अगर आज हम बात करने वाले हैं स्टील के रिवार फ्यूचर्स की, MCX पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं अभिषेक। विश्वमोहन जी, विश्वमोहन जी बताइए बताइए। तो मैं स्टील रिवार फ्यूचर्स की बात कर रहा था। अभी सेबी से इसकी मंजूरी मिली है और स्टील रिवार फ्यूचर्स के बारे में सबसे पहले बता दो इसकी बारीकियां क्या हो सकती है। इससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जो LME पे भी मौजूद है, शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर भी मौजूद है, लेकिन पहली बार MCX पर इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है। जो NCDX पर स्टील का फ्यूचर्स है वो उसके लॉन्ग प्रोडक्ट्स है। ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा, सेबी से अभी इसी महीने इसकी मंजूरी मिली है। अब इस प्रोडक्ट के बाकी बारीकियों के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या। अगर इसके ट्रेडिंग यूनिट की अगर आप बात करें तो 5 टन का इसका ट्रेडिंग यूनिट है, और साथ ही अगर आप अगले ये प्लेट्स की तरफ चले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसका वेस वैल्यू है, यानी जो कोटेशन वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, वो 1 टन के आसपास है। इसके अलावा कुछ और अगर इसके जो ट्रेडिंग की जो लिमिट है, प्राइस लिमिट है, वो 3%, 4%, 6 और फिर 9% से ज़्यादा जाने पर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो उसके आधार पर होगा। आमतौर पे होता क्या है कि अभी तक जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो स्टील के जो जिनको हेजिंग की ज़रूरत होती है वो LME पे या शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज पर जाके हेजिंग करते हैं, लेकिन अब घरेलू बाजार में स्टील रिवार फ्यूचर्स आने के बाद उम्मीद है कि यहाँ पर भी हेजिंग के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। और जो NCDX का जो स्टील का फ्यूचर्स है वो सिर्फ लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए, तो रिवार फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, घरेलू बाजार में भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और
टिक साइज 10 रुपये प्रति टन है, और जो रायपुर वेयरहाउस का जो एक्स प्राइस होगा वही इसके लिए बेस वैल्यू के तौर पर काम करेगा। और जो इसके अतिरिक्त जो इसके वेयरहाउसिंग है वो थाने हैं और चेन्नई है तमिलनाडु में, पलवल है हरियाणा में, ये ऐसी जगह होंगी जहां पर भी ये तय किया गया है। स्टील कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल लेवल में देखें तो हम टॉप 2-3 में बड़े उत्पादक में आते हैं, बड़े कंज्यूमर्स में आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए हेजिंग के लिए घरेलू बाजार में ज़रूरत थी, इस वजह से MCX ने इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने का फैसला किया है। ओके, तो MCX स्टील फ्यूचर्स पर ये पूरी रिसर्च अभी हमने आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। अब चलिए वापस से सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक मुंबई से जुड़े हैं योगेश। योगेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास टाटा स्टील का 100 शेयर है। ठीक है, किस लेवल पर लिया है आपने, किस भाव पर? और 107 रुपये 15 पैसे पे लिया था। और ठीक है, अभी ये हाल फिलहाल की 4-5 खरीद साल का आपकी? टाइम है। ठीक है, ओके। और चलिए आपको राय दिलवा देते हैं स्टॉक पर। टाटा स्टील रवि आप सजेस्ट करिए 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं और 107 पर मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में इन्होंने ये स्टॉक ले लिया हुआ है, उनके पास ही स्टॉक का कारोबार भी कर रहा है इस वक्त, तो अगले 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा दिसंबर का जो क्वार्टर था वो इनका पेनफुल था, लेकिन अभी जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए वो अच्छे आए हैं। और 105-107 ऐसे लेवल है जिन्हें मैं कहता हूं कि अगर आपको 1 साल भी रखना है तो भी आपको 17 से 18%, अगर 5 साल के लिए रखते हैं तो कांस्टेंट आपको 16-17% के रिटर्न पर ईयर देखने को मिलेंगे। यानी कि स्टॉक का टारगेट अगर 3 साल का लेके चलते हैं तो 140 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अग्रेशन यहाँ पर स्टॉक पे देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाएगा तो बहुत बेहतर है। और चूंकि ये 3 से 5 साल का इनका व्यू है तो 3.5% का डिविडेंड यील्ड भी है, तो मुझे लगता है कि दोनों कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड या फिर जो खासतौर से SIP करते हैं उनमें भी टाटा स्टील फेवरेट में रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लंबे समय के लिए जरूर बने रहना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए, आपको बेहतर प्रॉफिट देगा। ये स्टॉक्स वैसे भी आपको ऐसा अगर लंबा रखते हैं तो आपको एक तरीके से FD की तरीके से ही रिटर्न देंगे। थोड़ा रिस्क जरूर होता है लेकिन रिवॉर्ड उतना ही सुंदर और चमकदार होता है। ठीक है, टाटा स्टील पर ये व्यू। रवि का आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से BP शर्मा जी का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है SBI कार्ड के शेयर, 300 शेयर है, 941 रुपए के भाव पर है। थोड़े से ऊपर के भाव पर जरूर हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनके भाव से ये शेयर 50 रुपए नीचे है। लेकिन अगर अब इसको नीचे से देखेंगे तो ये शेयर रिकवर कर रहा है। ऊपर से अगर आप देखेंगे 1100 रुपए वाले भाव से तो थोड़े से निराश करने वाली इसकी चाल रही है। लेकिन नतीजे रवि इसके थोड़े से मिक्स्ड रहे SBI कार्ड के, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू ये भी निकल के आया था कि थोड़े से रेगुलेटरी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं ये कार्ड वाली कंपनीज के लिए, तो थोड़ा सा कंसर्न्स हैं। आपको क्या लगता है SBI कार्ड को लेकर? इनके भाव से नीचे है, लेकिन क्या समय देंगे तो इनके भाव क्या आ जाएंगे, क्या प्रॉफिट में जाएंगे? सही शेयर है होल्ड करने को लेकर? देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो फाइनेंस के सेक्टर और कार्ड इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो SBI कार्ड में बड़ी अच्छी रैली देखने को मिली। और जहां तक नंबर्स की आपने बात करी तो अगर दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर के नंबर को कंपैरिजन करें तो 17% पैट ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि इसलिए इनको एक सजेशन दूंगा कि भैया ET स्वदेश को सही टाइम पे फॉलो करिए, जहां पर प्रॉफिट बुक करने की बारी आती है वहां खरीदारी मत करिए। SBI कार्ड एक ऐसा स्टॉक है जिसकी रिकमेंडेशन अगर मैं फिर से वापस आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक सर्च करिए, 750-800 रुपए पे दिया गया, 950 का लक्ष्य था और उसके पास तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आप अभी तो इंतजार कर सकते हैं, 850 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 950 और 980 ये लेवल्स आता है तो प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को जरूर रिवाइज करिए। लेकिन इतने हायर लेवल पे खरीदना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर ऐसा खरीदते हैं तो लंबा विजन होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका विजन जो है वो 1.5 साल 2 साल का हो। तो फिलहाल 950 के आसपास, 980 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, तो ये है SBI कार्ड, और देखिए पूरा रिटर्न का जो रिकॉर्ड है इसका SBI कार्ड का पिछले काफ़ी समय का परफॉर्मेंस वो भी हम आपके सामने रख रहे थे।
अब भोपाल से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं विजय कुमार जी। विजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा इंडियन लिस्टेड मेरा है 150 में लिया था मैंने उसको, कि अभी बाद में 60 रुपए में उठाया उसको। 300 शेयर है मेरे। ठीक है, तो कितना समय दे सकते हैं आप? 2 साल तक दे सकते हैं, 1 साल तक दे सकते हैं, जब कवर नहीं होता है। ये तो गलती करते हैं निवेशक। आप जब भी कोई स्टॉक ले, आपको अपना टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर लेना चाहिए, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाइए। नुकसान होने लगता है तो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आपको राय दिलवा देते हैं। कुणाल, आप सजेस्ट करिए IB रियल एस्टेट। वैसे तो बाकी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा चल रहे हैं, बट ऑफकोर्स IB रियल एस्टेट में ऐसा कुछ प्रदर्शन दिख नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल इनके खरीद के आसपास ही है, 300 स्टॉक इनके पास बने हुए हैं। वेट कर रहे हैं तेजी का। क्या लग रहा है आपको IB रियल एस्टेट में वो तेजी, वो अच्छा मुनाफा ये दे के जाएगी ये कंपनी, या फिर इनको स्विच करने की राय देंगे अपने निवेश को? अगर हम इसके लंबे अवधि के चार्ट की बात करें तो करीब करीब 10 या 11 साल के बॉटम की अगर हम बात करें तो 43.5 44 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है काउंटर पे। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जनवरी 2012 से लेके अब तक एक मैसिव सपोर्ट है 44 का। अगर हम रीसेंट फॉर्मेशन की बात करें तो मार्च से लेके अब तक इस काउंटर ने करीब 3 बार 52 या 51 के लेवल पे बॉटम बनाई थी। एक एक्सट्रीम पैनिक बॉटम डेफिनेटली हमने बीच में देखी, फिर भी 52.5 53 के लेवल्स होल्ड करके रखा हुआ है। सो आई थिंक ये काउंटर में एज ऑफ नाउ बने रहें। जिस तरह हमारे व्यूअर ने बताया कि लंबी अवधि का नजरिया है, तो एक 43 अगर पैनिक में अगर हमें वो 43 44 के लेवल्स दिखते हैं तो वहां पे डेफिनेटली ऐड भी करें। और ये काउंटर जिस तरह 10 साल के हमने चाल देखी है, एक बार बहुत ही अच्छी सी स्पाइक भी ये बीच में दिखाता है जो करीब 110 120 रुपए तक भी आती है, तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी। क्योंकि लंबी अवधि का नजरिया है, इसमें हम स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक 43 या 44 पे पैनिक बॉटम अगर बनती है तो वहां पे ऐड करने की सलाह देंगे। और बीच में अगर स्पाइक आता है 105 110 तक तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह देंगे। 105 110 105 110, यानी कि यहाँ से शेयर को डबल होना पड़ेगा फिर तो। खैर आगे बढ़ेंगे। DC कपाड़िया साहब हमारे साथ हैं फुल लाइन पर। कपाड़िया जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? TV18 है, 1000 शेयर है। मैंने 15 रुपए में लिया है, उसका भाव 80 रुपीज से गिर के 32 रुपए आ गया है सर। तो आपने उसका कारण क्या है कि इतना घट जाने का कारण क्या है? आपका चैनल उसका कंपटीशन के हिसाब से घट गया है कि क्या हिसाब से घट गया है? टीवी का चैनल के कंपटीशन से घट गया है कि किस हिसाब से घट गया है? कपाड़िया जी, अब मैं मान के चलता हूं कि आपने कम से कम 15-20 साल पहले शेयर लिया होगा। ये आपने कब लिया था शेयर? ये लगभग 10 बरस पहले। 10 साल पहले, ठीक है। TV18 बाजार का तो ये दस्तूर है, कई बार क्या होता है कि हम वजह तलाशते रहते हैं कि आखिर शेयर कोई गिरा क्यों, कोई चढ़ा क्यों, कई बार नहीं मिलता है। अदरवाइज क्या होता है कि फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कई बार बेहतर होते हैं तो शेयर चलते हैं। उसके बाद उसमें एक कंसर्न आता है वैल्यूएशन वाला। वैल्यूएशन जब थोड़े से रिच हो जाते हैं तो बाजार उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करना शुरू कर देता है। ये एक चीज़ खासियत भी है बाजार की। लेकिन TV18 रवि, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सही बात है, ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था और लास्ट ईयर जब रिलायंस ने IPL को लेकर जब अपना दाव खेला, वहाँ से अच्छी खबरें आई, उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट आया होगा। आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे? 32 रुपये के आसपास का भाव है, हालांकि इनके भाव से अभी भी डबल है शेयर। ये अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं? देखिए अभिषेक जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने 10 साल से निवेश कर रखा है, और अगर 10 साल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हमेशा फोकस में ऐसा ही सेक्टर रखना चाहिए जो आगे अच्छे रिटर्न देता हो, और कम से कम रिटर्न ना दे तो आपको डिविडेंड जरूर दे। तो मैं इस तरीके के स्टॉक्स को फोकस करता हूं, और इन दोनों कंडीशन पे ये स्टॉक अब फिट नहीं बैठता, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं तो इतनी तेजी से ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपके सामने ET स्वदेश है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे की परफॉर्मेंस में ये स्टॉक अब इनका साथ छोड़ देगा। तो मुझे लगता है जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक कर लीजिए। 2 स्टॉक यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, डिविडेंड यील्ड स्पेसिफिक है, और साथ ही
पॉजिटिव आपको 10 साल रखना है, 5 साल रखना है, स्टॉक ज्यादा अच्छा है। पहला स्टॉक है आपका कोल इंडिया, आप उसको फोकस करें, और दूसरा स्टॉक है REC लिमिटेड। वो स्टॉक आप अगर खरीदेंगे तो लगभग आपको इन्हीं रेट्स के आसपास मिलेगा, जिसपे आपको 126, 125 और 228 के पास, लेकिन आप 10 साल में उसमें पैसे अच्छे बना सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स थोड़ा मुझे लगता है 10 साल के हिसाब से, आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से चाल चलते हुए अब नहीं नजर आता, क्योंकि हाई के बाद काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अग्रेसिव स्टॉक्स की तरफ अब मूव करिए, इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाइए, और मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करके नमस्ते कर लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निकल जाने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक से। अगला सवाल, माफ कीजिएगा, अब फोकस कुछ नतीजों पर करते हैं। और भारती एयरटेल आज अपने नतीजे घोषित करने वाला है, क्या अनुमान है पहले वो देख लें। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित बताइए, भारती एयरटेल के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 2-2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एबिटा मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होंगे अराउंड 51.4% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट में 81% का ग्रोथ होगा। बट एयरटेल के नंबर्स में इंडिया मोबाइल बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी इंडिया मोबाइल बिजनेस की वो सिर्फ 1.5% की होगी, जो कि सबसे स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगी पिछले 10 क्वार्टर में। और ये इसलिए है क्योंकि कोई भी ब्रॉड बेस्ड टैरिफ हाइक नहीं लिया गया था Q4 ऑफ FY23 में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरपू का जो नंबर है वो 196 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। पिछले क्वार्टर ये नंबर 193 का था। अब जो भी ये मार्जिनल ग्रोथ हमें आरपू में देखने मिल रहा है वो इस कारण है क्योंकि जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स थे वहाँ पे एक हाइक देखने को मिला था हमें। और ये जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स में हाइक था ये स्टैगर्ड बेसिस में लिया था कंपनी ने पैन इंडिया वाइज अगर आप देखेंगे तो। और इसी कारण इसका पूरा बेनिफिट Q4 में रियलाइज़ नहीं होगा, जबकि Q1 ऑफ FY24 में रियलाइज़ होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में भी मार्जिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट कुछ एनालिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बेस जो है वो डिक्लाइन भी कर सकता है एयरटेल का, तो ये नंबर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अदर बिजनेसेस जो है, जो कि ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज है, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, बट DTH बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो सिक्वेंशियल बेसिस पे वीक आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब अफ्रीका के नंबर्स कुछ दिन पहले ही कंपनी ने रिपोर्ट कर दिए गए थे और वो नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है टैरिफ हाइक को लेके, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा 5G को लेके क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स उन्हें देखने मिल रहे हैं, कैसा सब्सक्राइबर एडिशन का पेस रहा है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स है और बाकी बिजनेसेस में कैसा रेवेन्यू ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स पर। तो नतीजे कमज़ोर रह सकते हैं। रेवेन्यू पिछले 10 साल से सबसे स्लो ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। आरपू को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा टैरिफ हाइक से, लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो वीक नज़र आ रहे हैं। सब्सक्राइबर बेस में भी इनके थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, वहाँ पर भी स्लो ग्रोथ का ही अनुमान है। नतीजों के पहले करीब 0.5% की वीकनेस इस वक्त भारती एयरटेल में। रवि, भारती एयरटेल के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आप नतीजों पे आप क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वॉच आउट करेंगे। और अभी सौमित जैसा कि बता रहे थे कि नंबर्स थोड़े कमज़ोर साइड पर रह सकते हैं, तो मौजूदा लेवल पर भारती एयरटेल में किसी को एंट्री करने की राय देंगे या फिर नतीजों को पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट है और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो है वो थोड़े से डाउन साइड की है। स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप थोड़ा सा डाउन साइड के रिस्क आप देख रहे हैं और आपके पास पोर्टफोलियो जिनके पास होल्डिंग है उनको एक बार यहाँ पर 770 की पुट जो है वो 6 रुपए के पास चल रही है, जिससे डेरिवेटिव काउंटर में बाय करके चला जा सकता है। और खास तौर से जो लोग स्ट्रैटेजिकली देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 810 के स्टॉप लॉस से एक बार यहाँ पर सेल की भी रणनीति बनती है, जो मोमेंट्री यहाँ पर देखते हैं, और 770 780 की तरफ ये लक्ष्य दिखा सकता है। तो थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पर आने के चांसेस हैं, तो पोर्टफोलियो हेज करने का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और रही बात आपने जो पॉइंट्स की बात की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जियो के आने से काफी हद तक कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है, सर्विसेज को लेकर के इश्यूज जो रहे हैं, और खास तौर से मार्जिन पे भी इम्पैक्ट, जो प्राइस टैरिफ बढ़ा है उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर रवि का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अजमेर से विपिन गुप्ता का सवाल लेंगे और इनका सवाल है फेसबुक के जरिए
इरकॉन इंटरनेशनल जो कि रेलवे की कंपनी है और लगातार हमने तेज दौड़ होती हुई देखी है, उसके 100,000 शेयर इनके पास है 72 रुपये के भाव पर और अभी भाव है 81 रुपये के आसपास। रवि, आप ही व्यू दीजिए। इरकॉन हमने लगातार अच्छी तेजी देखी है, महीने भर में 40% से ज़्यादा का रिटर्न है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर हमने ज़रूर देखा है और ये भी लोगों को कॉशन बरतने की सलाह दी गई है कि शायद अब तेज़ी थम जाए। आज हालांकि 3% की तेज़ी आसपास ज़रूर है, लेकिन आपका व्यू क्या होगा? क्या अभी निवेशित रहे? इनके भाव से तो ऊपर ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब दौड़ लगाता है स्टॉक तो कुछ देखता नहीं है। और अभिषेक जी, रेलवे के स्टॉक्स में इस समय कुछ ऐसा ही आरवीएनएल ने आपको सरप्राइज किया है। यहाँ पर इस स्टॉक में भी मोमेंटम जारी है। खास तौर से जो मैं बजट के टाइम पे कह रहा था कि थोड़ा सा अब आगे रेलवे के स्टॉक वो वाले ट्रेंड नहीं रहेगा कि सिर्फ बजट आया तभी चलेंगे, साल भर की ग्रोथ के हिसाब से भी चलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है अभी दौड़ चालू हुई है, थोड़ा दौड़ और बढ़ सकती है। अभी टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 7-8% की अपसाइड की रैली यहाँ पर है। करेक्शन अगर आता भी है तो छोटा करेक्शन होगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, पेशेंस बनाएं। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में रिटर्न इनको 5% तक और मिल सकते हैं, और वो मिलते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर अपना जो इनिशियल अमाउंट है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो इरकॉन इंटरनेशनल अभी थोड़ा मुनाफा यहाँ पर बुक करने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल ट्विटर पर आया है सूरत से चिराग जी का। एमआरपीएल है इनके पास, 100 शेयर्स 85 पर लिया है, काफ़ी पहले की खरीद लग रही है और नुकसान इनको रेस्पत 63 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है एमआरपीएल का। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे एमआरपीएल में? सी अगेन इस काउंटर में 2003, 4, 5 से लेके अगर हम तक की बात करें तो इसमें कोई खास मोमेंटम दिख नहीं रहा है। काउंटर एक्सट्रीम लो बनाता है 30 रुपए पे और एक्सट्रीम हाई जो बना चुका है वो है 120 पे। और अगर इसके एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज आता है 55 के लेवल पे। एज ऑफ नाउ ये 63.5 पे चल रहा है। मोमेंटम शायद पिक हो सकता है। फॉर टाइम बिंग एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, वो है 55 का। अगर ये काउंटर 55 के नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी, अदरवाइज इस काउंटर में बने रहे। आई थिंक 75 to 76 तक के लेवल्स हमें अगले 2 से 3 महीनों में डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एमआरपीएल को लेकर ये सलाह। लेकिन आगे बढ़ेंगे, हेमंत का सवाल लेंगे राजकोट से और इनका सवाल है व्हाट्सएप के जरिए और इनके पास भी है रेलवे शेयर आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड 80 रुपये के भाव पर है, तो काफ़ी आकर्षक भाव पर है। हमने आरवीएनएल के भाव को 130 रुपये के ऊपर भी जाते हुए देखा, बहुत ही तेज़ रफ्तार दिखाई थी, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ से ऊपरी स्तरों से करेक्शन ज़रूर है। इनके भाव से अभी भी 1.5 गुना है शेयर। रवि, मुनाफा बांध ले, बहुत पसंद हो तो थोड़ा नीचे आए तब ले लें, क्या होनी चाहिए रणनीति आपकी तरफ से? बिल्कुल, आप अभिषेक जी सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार इन्वेस्टर्स को यही बताने की कोशिश करता हूं, जब भी कोई स्टॉक लीजिए, अब आप इसको देखिए, 1 महीने में 60% की रैली, 3 महीने में 67%, 1 साल में 276%। अब इतना बड़ा रिटर्न आ रहा हो तो सबसे पहले अपना मूलधन, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको पहले बाहर निकाल लीजिए, जो प्रॉफिट आ रहा है उसके स्टॉक्स को रन करिए। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आरवीएनएल को इस समय देखते हैं तो मुझे लगता है कि 130 से आप टॉप नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप अपने मुनाफे को लॉक जरूर कर सकते हैं। मुझे लगता है 119 के लेवल पे भी मुनाफा लॉक करना चाहिए। वापस 100 रुपए और 95 रुपए तक के लेवल वापस दिखते हुए आ सकते हैं। अगर वो करेक्शन देखते हैं तो ऊपरी जो परसेंटेज है वो 10% होता है, तो 10% का वेट क्या करना, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आएगा फिर खरीद लीजिएगा। मार्केट चलती रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, बड़े बड़े रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएं और सही टाइम पे स्टॉक से एग्जिट भी करें, जिससे आपका प्रॉफिट लॉक हो सके। कम से कम उतना मुनाफा आपको यहाँ पर इस वक्त बुक करने की राय दी जा रही है। रेलवे स्टॉक्स में अभी और तेज़ी बनी रह सकती है, लेकिन फिलहाल जो निवेश है आपका वो आप ले लीजिए इसमें से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर का रुख करते हैं। जीएसटी काउंसिल की जून मध्य में बैठक होने वाली है, जिसमें सीमेंट पर जीएसटी में कटौती को लेकर फैसला हो सकता है और वहीं ऑनलाइन गेमिंग की दरों पर भी फैसला हो सकता है। इस पर और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं और हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट्स के साथ। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में
सीमेंट के ऊपर जीएसटी की दरों में कटौती से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी की जो मौजूदा दरें हैं वो 28% है, उसको घटाकर 18% के स्लैब में लाया जा सकता है। और जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक है वो जून के मध्य तक हो सकती है और उसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त फिटमेंट कमेटी जो है इस प्रस्ताव पर काम कर रही है और एजेंडे के तौर पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसको लाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क किया है और ये गुजारिश की है कि जीएसटी काउंसिल के सामने इसे प्रस्ताव के तौर पर लाया जाए, क्योंकि जीएसटी सीमेंट के ऊपर जीएसटी की दरों में अगर कटौती होती है तो जाहिर तौर पर जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और इससे ग्रोथ की रफ्तार भी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा इन सबको देखते हुए प्रस्ताव के तौर पर जीएसटी काउंसिल के सामने इसे लाया जा सकता है। जो एक दूसरा अहम एजेंडा है जो कि अगली बैठक में जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जा सकता है, वो दरअसल ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी रेट से संबंधित है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जिसके हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जीएसटी की अलग अलग दरें हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि गेम ऑफ स्किल के ऊपर अलग जीएसटी रेट और गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग जीएसटी रेट, ये एक नया प्रस्ताव है जो कि जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पहले ही काउंसिल को सौंप दी है, लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा उसको देखते हुए दूसरे फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है और एक नया प्रस्ताव जो है वो जीएसटी काउंसिल के सामने सौंपा जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर काफ़ी समय से इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया जाए। इसको लेकर अभी फिटमेंट कमेटी चर्चा कर रही है और जून मध्य में जो बैठक होगी जीएसटी काउंसिल के, शायद उसमें फैसला ले लिया जाए और गेमिंग वाले बिजनेस पर जीएसटी किस तरह से लगाया जाए। गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, ये दो चीज़ें हैं और इस पर थोड़ी सी काफ़ी चर्चा चल रही है कि किस तरह से कैटेगराइज किया जाए, तो इसको लेकर भी डिसीजन हो जाएगा। लेकिन निफ्टी बैंक की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी बैंक है अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास, लेकिन निफ्टी बैंक की जो चाल है आज वहां पर स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है एचडीएफसी बैंक, जिसका कि निफ्टी बैंक में 30% के आसपास का वेटेज है और ये शेयर है 1% कमजोर, यानी कि निफ्टी बैंक बहुत तेज रफ्तार से आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी है पूरी की पूरी गारंटी। दरअसल आज की जो कमजोरी है वो है डिविडेंड के एडजस्टमेंट के चलते इसका दबाव देखने को मिल रहा है। इसका कितने अंकों का इंडेक्स पर असर है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, निश्चित तौर पर एक्स डिविडेंड दोनों शेयर हुए हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। पहले तो आप ये बताइए कि डिविडेंड का एडजस्टमेंट कितना है और अगर हम इंडेक्स पर पॉइंट के हिसाब से अगर असर देखें तो वो कितना है फिलहाल? नो डाउट मार्केट्स पे तो आएगा ही आएगा। अब मैं आपको दोनों बताता हूँ। असल में बैंक निफ्टी के अंदर तो एक ही शेयर है, वो है एचडीएफसी बैंक, बट एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो निफ्टी का भी पार्ट है, तो दोनों में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स है। पहले मैं एडजस्टमेंट बताता हूँ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स हो क्या रही हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर 19 रुपये के डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स हो रही है, आज वो एक्स डेट हो रहा है, यानी कि 19 रुपये एडजस्ट होने के बाद ये आज एक्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा एचडीएफसी लिमिटेड पे 44 रुपये की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और ये आज रिकॉर्ड डेट भी है इसकी, तो 16 तारीख है। तो इन दोनों पे, एक पे 44 रुपये और एक पे 19 रुपये की एडजस्टमेंट्स हैं। अब आते हैं इस पे हिस्सों पर कि ये एडजस्टमेंट्स होने के बाद ये निफ्टी बैंक निफ्टी से कैसे कनेक्टेड है। देखिए, बैंक निफ्टी का पार्ट है एचडीएफसी बैंक, उसमें अगर आज 19 रुपये की एडजस्टमेंट्स हो रही है और वो वेटेज रखता है 30% का, तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ा प्रेशर आएगा। ये प्रेशर एचडीएफसी बैंक की वजह से कितना है मैं आपको पॉइंट्स में बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक निफ्टी में जो आज दबाव डाल रहा है वो 143 पॉइंट का डाल रहा है। इसमें सारा का सारा क्रेडिट क्या इस एडजस्टमेंट्स को देना चाहिए, तो उसका जवाब है ना। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी इंक्लूडेड है, तो एडजस्टमेंट्स प्लस प्रॉफिट बुकिंग से आज 143 पॉइंट्स का नुकसान बैंक निफ्टी को मिल रहा है। अगर आज एचडीएफसी इसका साथ दे रहा होता तो आज आप जश्न मना रहे होते रिकॉर्ड हाई का, तो आज एचडीएफसी ही इसको रोक रहा है आज नया हाई बनाने से एचडीएफसी बैंक। आते हैं निफ्टी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो एचडीएफसी बैंक है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड भी निफ्टी का कंपोनेंट है और उन दोनों का मैं अगर आपको पॉइंट्स में बताऊं कि आज उन निफ्टी को कितना रोक रहे हैं, हालांकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है, बट फिर भी उसको 18,400 के पार करने में जो मुश्किल आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड उससे करीब 18 पॉइंट का प्रेशर दे रहा है और एचडीएफसी बैंक करीब 17 पॉइंट का प्रेशर दे रहा है। कुल मिला के 35 पॉइंट का प्रेशर निफ्टी पर दोनों ट्विंस की तरफ से है।
143 पॉइंट का प्रेशर बैंक निफ्टी पर HDFC की वजह से है। HDFC बैंक 19 रुपये का डिविडेंड और HDFC लिमिटेड 44 रुपये के डिविडेंड के साथ आज एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो HDFC बैंक में 19 रुपये डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, 44 रुपये HDFC में है। तो ये आप ध्यान दीजिए, एक्स डेट आज है HDFC बैंक की, रिकॉर्ड डेट आज है HDFC लिमिटेड की। और निश्चित तौर पर चूंकि डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं, तो जितने भाव का डिविडेंड आता है आमतौर पर अगले दिन जब शेयर ट्रेड करता है उस डिविडेंड को एडजस्ट करके तो उतना नीचे आके ट्राई करता है। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। हालांकि आगे जाकर भाव कैचअप करने की कोशिश करते हैं। कई बार सवाल भी उठते हैं कि जब प्राइस उतना करेक्ट हो ही जाना है तो फिर उस डिविडेंड के मायने क्या है, लेकिन वो डिविडेंड आपका एब्सोल्यूट आपके खाते में आ जाता है, वो रियलाइज हो जाता है, और जबकि ये नोशनल अभी थोड़ी बहुत जो कमजोरी होती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो गणित है आज निफ्टी बैंक के ऊपर ना जाने के पीछे, HDFC में जो कमजोरी है उसके पीछे क्या रीजन है, ये सभी कुछ आपको डिम्पी ने बता दिया। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे कुणाल और अभी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।